नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश की सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हमने आपसे वादा किया है कि पूरे 400 दिन तक हम आपको चुनाव की हर खबर दिखाएंगे और उसी का काउंटडाउन आज 349वां दिन है। 2024 की जंग के लिए बिसातें बिछने लगी हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पीछे ईडी और सीबीआई की छापेमारी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है। दिल्ली में ये छापेमारी शराब घोटाले को लेकर है, जहां आज कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर करीब 1.5 घंटे लंबी सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। और बड़ी खबर इस वक्त की दे रही है आपको, आज तक के पास ईडी की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज तक के पास ईडी की चार्जशीट की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सिसोदिया के अलग अलग नंबर की डिटेल है इसमें। दरअसल मनीष सिसोदिया पर आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने कई मोबाइल सिम को खरीदा, किसी और के नाम पर बातचीत की और बाद में उसको तोड़ दिया। उसमें जो डिजिटल सबूत थे उसको मिटाने की साजिश रची गई। सिसोदिया पर 14 फोन तोड़ने के आरोप लगे हैं। आज तक के पास ईडी की चार्जशीट की कॉपी है, जिसमें विस्तार से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। 292 करोड़ के घोटाले का जिक्र चार्जशीट में है। चार्जशीट की कॉपी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सिसोदिया के अलग अलग नंबर की इसमें डिटेल भी है। और ईडी की रिमांड के बाद आम आदमी पार्टी भड़की हुई दिखाई दे रही है। संजय सिंह ने इसे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दिया है। सुनिए। सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। अरविंद केजरीवाल जी झूठ के चैंपियन हैं और साजिशों के मास्टर हैं, ये कई बार सिद्ध हुआ है। लेकिन वो झूठ बोलने में हिचकते नहीं हैं। इसका एक एग्जाम्पल आज भी मिला। कल वो बोले थे कि अगर ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया होता तो आज सीबीआई इनको जमानत दे देती, छूट जाते। लेकिन आज सीबीआई की अदालत ने उनको इस तारीख तक फिर से सीबीआई के गिरफ्त में रहने को ऑर्डर किया। आप सब समझ सकते हैं कि ये सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं करते, बल्कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए हर प्रकार के झूठ भी बोलते हैं। हर वो कोशिश करते हैं जिससे जनता को भ्रमित किया जा सके। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। इन सब के बीच आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस सुनवाई से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट पहुंचा देते हैं। सिसोदिया मामले में आज क्या हुआ? सीबीआई गिरफ्तारी केस में सुनवाई अब 21 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। ईडी को सिसोदिया की 7 दिनों की रिमांड मिल गई। हालांकि ईडी की ओर से 10 दिनों की मांग की गई थी। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, 7 दिनों की रिमांड ईडी को मिल गई है। 17 तारीख तक की ईडी ने कोर्ट को आज 57 पेज की रिमांड कॉपी भी सौंपी है। 57 पेज की यह रिमांड कॉपी जो कोर्ट को आज सौंपी गई है। और इन सबके बीच पैसों के लेन देन का पूरा मामला और डिजिटल सबूत किस तरह से नष्ट किए गए हैं, मनीष सिसोदिया की ओर से इसका जिक्र करती हुई भी आज ईडी की टीम नजर आई। दोनों ही पक्षों की ओर से कैसे अपने अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे गए, जल्दी से उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। देखिए, ईडी की ओर से यह कहा गया कि खास लोगों को डबल मार्जिन दिया गया। ईडी की ओर से ये बातें रखी गई। तो मनीष सिसोदिया का पक्ष रखते हुए वकील की ओर से कहा गया सिसोदिया के पास से कुछ भी मिला नहीं है, 1 रुपए के भी लेन देन की बात सही नहीं है। ईडी का पक्ष रखा गया 219 करोड़ की ट्रेल मिली है और उसी की जांच करना बेहद जरूरी है। ईडी का जब ये पक्ष रखा गया तो मनीष सिसोदिया की ओर से वकील का कहना था कि एलजी और अन्य लोगों की मंजूरी थी, इस बारे में पूरी विस्तार से उनको जानकारी थी। मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है। सिसोदिया का पक्ष रखते हुए वकील की ओर से यह कहा गया, जबकि दक्षिण की कंपनियों को 100 करोड़ की घूस दी गई है ईडी की ओर से, इस बारे में जानकारी दी गई कोर्ट को और यह कहा गया कि इसकी जांच करना बेहद जरूरी
जरूरी है। कई लोगों को आमने सामने भी मनीष सिसोदिया के बैठाया जाएगा और पूछताछ करवाई जाएगी। ईडी ने यह भी कहा कि 1 साल में 14 फोन उनकी ओर से तोड़ दिए गए और इनमें से एक भी फोन मनीष सिसोदिया के नाम पर नहीं था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने ही सभी फोन का इस्तेमाल किया और 1 साल में 14 फोन तोड़े गए। जबकि सिसोदिया का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि सीबीआई की बेल से पहले गिरफ्तारी से मंशा साफ हो जाती है कि येन केन प्रकरण किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया को जेल में ही रखना चाहती है। अब सवाल सिर्फ सिसोदिया का नहीं है, क्या ईडी की जांच के दायरे में अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता अब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। जैसे सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है। तो क्या 24 के चुनावी शंखनाद से पहले शराब घोटाले का जो समर दिल्ली की सियासत में छिड़ा है, सीएम केजरीवाल भी उसकी जद में आ जाएंगे? क्या शराब नीति में हुए घोटाले आम आदमी पार्टी के मुश्किलें और बढ़ाएंगे? क्योंकि दिल्ली की अदालत में मनीष सिसोदिया की रिमांड पर बहस के दौरान ईडी ने अपने दावों को बेहद पुख्ता बताया है। कारोबारियों से साठगांठ पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल को भी इस घोटाले में शामिल बताया। अब इसी आधार पर बीजेपी नेता अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल के भी जल्द जेल जाने की बात कह रहे हैं कि केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है, जैसे सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है, ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अभी सीबीआई सौरभ भारद्वाज को भी पकड़ेगी। अभी कैलाश गहलोत जिसने बस का घोटाला किया खरीदने में, अभी उसको भी पकड़ेगी। तुम्हारा एक भ्रष्ट मंत्री पकड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है, जो पहले सत्येंद्र जैन का हुआ। देखिए, हमारा पूरा विश्वास है कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। वैसे में कोई भी अपराधी, कोई भी भ्रष्टाचारी, मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएगा। सिसोदिया अब 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर है। इस दौरान जांच एजेंसियां सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद केस में और सबूत इकट्ठा करेगी। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में शिक्षा सुधारों का सूत्रधार बता रही है। भक्त प्रहलाद की सिसोदिया से तुलना कर रही है। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। अपने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया, पर ना प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे और ना अब रोक पाएंगे। अगर उनको मालूम है वो प्रहलाद है तो घबराते क्यों हैं? प्रहलाद को जलाने की कोशिश, वो जले नहीं तो केजरीवाल साहब बिलबला क्यों रहे हैं? फिर अगर प्रहलाद है तो अग्नि में से निकल कर आएगा, फिर जेल क्यों जाएगा? तो एक कंट्राडिक्शन है। यही लोग अपने आप को भगत सिंह जी का अनुयायी बताते थे। लेकिन इस वार पलटवार के बीच कोर्ट से सिसोदिया को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टाल दी है। ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कहीं न कहीं अब एक सर्वविदित सत्य हो गया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है।
मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न करना उनका मकसद है। अपनी अपनी सियासत है और अपना अपना दांव है। दिल्ली में सियासी तनातनी अभी और बढ़ेगी, सियासी शोर अभी और बढ़ेगा। अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। 2024 में जांच एजेंसियों के एक्शन पर सबसे बड़ी सियासत होने वाली है, क्योंकि जांच का ये खेल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसने बिहार की राजनीति में भी हंगामा मचा रखा है, जहां एजेंसियों के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है। न थम रहा है जांच एजेंसियों का एक्शन और ना ही कम हो रही है लालू परिवार की टेंशन। पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से सीबीआई के सवालों का लंबा दौर चला और फिर ईडी की छापेमारी शुरू हुई। जांच परिवार के कई सदस्यों तक पहुंच गई। 2024 के चुनाव से पहले जांच का जिन बाहर निकला तो लालू परिवार के कई चेहरे जद में आ गए। ईडी की रडार पर पूरा लालू परिवार है, इसीलिए एक एक सदस्य के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। एक एक सदस्यों के यहाँ से सबूत तलाशे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, हेमा यादव, चंदा यादव, रागिनी यादव, यानी तेजस्वी और उनकी 3 बहनों के घर खंगाले गए। तेजस्वी, हेमा और चंदा के दिल्ली स्थित घर पर छापे मारे गए, जबकि रागिनी के गाजियाबाद में ससुराल वाले घर पर छापेमारी हुई। आरजेडी इन कार्रवाइयों को साजिश बता रही है। महागठबंधन की रैली में लालू यादव की मोदी को हटाने की हुंकार की प्रतिक्रिया बता रही है, तो बीजेपी इस बहाने जेडीयू आरजेडी गठबंधन को निशाना बना रही है। जब वो जनता दल के अध्यक्ष थे और तब उनके घर पे सीबीआई ने छापा मारा था, तो ये कौन नया चीज है लालू जी? ये तो गहना है लालू जी के लिए, और सजा हो गया लालू जी को। अब बताइए क्या मैकेनिज्म ये लोग का समझिए जेडीयू का, कि ये लोग तो नए मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं कि पहले जेल भिजवाते हैं, सजा करवाते हैं और कहते हैं कि अब तो अरे लालू जी दोषी नहीं थे। क्या मतलब समझ से परे है। जिस दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और 7 पार्टियों ने बिहार में महागठबंधन बनाया, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा तीव्र हो गई और ज्यादा तीव्रता से काम करने लगी। वो चाहती है कि विपक्षी डेमोलाइज रहे। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की ये कार्रवाई लैंड फॉर जॉब वाले केस में की गई है, जिसे लेकर सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं ईडी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से जांच कर रही है। ईडी की एक टीम ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव के बिल्डर पर भी शिकंजा कसा। हम खड़े हैं अबू दोजाना के घर में फुलवारी शरीफ में, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने लोग लगाए हैं और जमीन तोड़ी जा रही है। बड़ी बात यह है कि जो जमीन तोड़ी जा रही है, इसके पहले भी प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों को घर के आसपास कोने कोने चप्पे चप्पे की जानकारी लेते, जायजा लेते देखा गया था। ईडी की टीम पटना स्थित फ्लैट के अंदर तलाशी कर रही थी और बाहर बालकनी से आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना मीडिया से छापे का दुखड़ा रोते नजर आए। क्या मामला है? क्या मामला है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी क्यों हो रही है? रेलवे से जोड़ के देखा जा रहा है क्या आपको? अबू दोजाना आरजेडी के पूर्व विधायक है। खास बात यह है कि वो लालू के करीबी है और कहा जाता है कि पटना के सगुना मोड़ पर बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम भी इन्हीं की देखरेख में चल रहा था। लालू परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना, जिनके यहां आज पटना में ईडी की छापेमारी चल रही है, उनका कनेक्शन दरअसल लालू परिवार के उस बेनामी संपत्ति से है जहां पर लालू परिवार का एक मॉल बन रहा था, जिसकी लागत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई गई थी, और वो संपत्ति को ईडी ने 2018 में जब्त कर लिया था। आरोप है कि दोजाना लालू परिवार का काफी कुछ काम देखते थे, इसीलिए आईआरसीटीसी घोटाले की जांच में ईडी ने दोजाना पर फंदा कस दिया। दोजाना के घर और दफ्तर पर छापे पड़े।
बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं रह गया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे भाजपाई तो भेज दे रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई विरोधियों के यहाँ। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चाहे जितना छापेमारी कर ले, 2024 की लड़ाई नहीं जीतेगी भाजपाई। और एक बात याद रखे, आज वो सत्ता में हैं, कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो यही सीबीआई जाएगी भाजपाई के घर पर। साफ है कि घोटाले के आरोपों को लेकर लालू परिवार के खिलाफ जांच तेजी से बढ़ रही है और इसे लेकर वार पलटवार वाली सियासत भी तेजी से हो रही है। पटना से शशि भूषण और रोहित सिंह के साथ दिल्ली से मुनीश पांडे, आज तक। सियासत दांवपेच का खेल है। जांच में भी पार्टियां अपना अपना एजेंडा तय करती हैं। ईडी की जांच जब केसीआर की बेटी कविता तक पहुंची तो विपक्ष ने इसे महिला वाला रंग देना शुरू कर दिया। कविता जंतर मंतर पर बैठ गई तो विपक्षी नेता मोदी सरकार के सबसे बड़े वोट बैंक यानी आधी आबादी पर सेंध लगाने के इरादे से मैदान में उतर आए। दिल्ली शराब घोटाले की जद में आई बीआरएस नेता के कविता जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के जरिए महिला आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। ईडी की पूछताछ से ठीक पहले महिला आरक्षण वाला दाव आजमा रही है। तो सवाल उठता है कि क्या अपनी इस मांग से बीआरएस विपक्षी दलों को जोड़ने वाली रणनीति को आगे बढ़ा रहा है? क्या 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों को साथ लाने के इस अभियान का नया मुद्दा बना रहा है? क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर के कविता की भूख हड़ताल में 18 दलों के नेता शामिल हुए। सभी ने महिला आरक्षण की मांग पर अपना समर्थन जताया। महिला आरक्षण बिल को पास करने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाया। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत जरूरी है। महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले। जिस वक्त देश की तमाम विपक्षी दल ईडी, सीबीआई की कार्रवाई को लेकर लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं, ऐसे दौर में के कविता का ये अभियान और उनमें शामिल दल लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बड़े संकेत दे रहे हैं। मुद्दा महिला आरक्षण के बिल का है, लेकिन विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश, क्योंकि एक तरफ ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर के कविता से शराब घोटाला मामले में जिस तरह से कल पूछताछ होगी, तो वहीं मंच पर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त पहुंचे हुए हैं, के कविता यहाँ पर मौजूद हैं। लेफ्ट की ओर से सीताराम येचुरी पहुंचे हुए थे, श्याम रजक आरजेडी की ओर से पहुंचे हुए थे। लेकिन लोकसभा में अगर इनकी संख्या हम देखेंगे तो वो काफी ज्यादा कम है। ऐसे में 2024 की लड़ाई क्या इस विपक्षी एकता के जरिए विपक्ष वास्तव में मजबूती से लड़ पाएगा? ये बड़ा सवाल इसी जंतर मंतर से इस वक्त खड़ा हो रहा है। विपक्षी एकता वाली बात इसीलिए भी उठ रही है क्योंकि जंतर मंतर पर के कविता की भूख हड़ताल में समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसे कुछ ऐसे दल के नेता भी शामिल हुए जो अब तक महिला आरक्षण बिल का विरोध करते रहे, संसद में इस बिल के खिलाफ आवाज उठाते रहे। कांग्रेस भी कहती है हम महिला आरक्षण के समर्थन में, बीजेपी भी कहती है हम महिला आरक्षण के समर्थन में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए वो भी कहते हैं महिला आरक्षण के समर्थन में। तो आखिर महिला आरक्षण के समर्थन में अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो ये पास क्यों नहीं हो रहा है? महिला आरक्षण के तमाम लोग पक्षधर हैं। आरक्षण के अंदर आरक्षण हम लोग ने भी कहा है कि दलित महिला, पिछड़ा महिला, अल्पसंख्यक महिला को भी आरक्षण के अंदर आरक्षण 35% का 50% कर देना चाहिए। अब लालू यादव ताकत दिखाए जाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन महिलाओं को लेकर आपको बता दें इस वोट बैंक पर क्यों निशाना है विपक्ष का, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। 1962 के बाद से चुनाव आयोग ने, आपको बताते चले, आम चुनाव में जेंडर के आधार पर मतदान के आंकड़े देने शुरू कर दिए थे। तब से लोकसभा चुनाव में महिलाएं कांग्रेस के साथ रहीं।
लेकिन साल 2019 में पहली बार बीजेपी सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट पाने वाली पार्टी बन गई। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसे महिला वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट होता हुआ चला गया और सरकार की सबसे बड़ी ताकत बन गया। आप देखिए 2009 के आंकड़े क्या कहते हैं। 2014 में भी कांग्रेस का वोट बैंक तो वहीं रहा 29% के साथ महिला वोटर्स का। बीजेपी का पहले 18 था, बाद में 2014 में 19 हुआ, लेकिन 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी को 36% महिला वोटर्स का साथ मिला तो कांग्रेस पार्टी को महज 20%। और यही महिला वोटर हैं जिनको हथियाने की कोशिश में इस वक्त विपक्षी दल लगातार लगे हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश महिला आरक्षण बिल का समर्थन देकर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। टीएमसी नेता शांतनु बैनर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी नेता है, बंगाल शिक्षा घोटाले मामले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। टीएमसी नेता शांतनु बैनर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें टीएमसी के कई ऐसे नेता हैं जो ईडी की रडार पर हैं। बंगाल शिक्षा घोटाला मामले में फिलहाल इनकी कार्रवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले ईडी अनुव्रत मंडल जो कि टीएमसी के नेता हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है लगातार।